नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने दो बैलों की कथा का पहला भाग पढ़ा। आज हम दूसरा और तीसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहले वो बिना गाड़ी के लेके चला गया था। दूसरे दिन वापस बैलों को लेने आया, तब उसने उनको गाड़ी में जोत दिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। मोती तो गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था, पर हीरा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने उस गाड़ी को संभाल लिया क्योंकि वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अब झूरी के साले ने शाम के समय उनको घर ले जाकर बांध दिया और उन्हें लाठियों से पीटा। यानी कल जो उन्होंने शरारत की थी, उस शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। खुद के जो बैल थे उनको तो खली और चूनी दी, लेकिन जो हीरा और मोती थे उनको सूखा भूसा डाल दिया। खली यानी खल और चूनी का मतलब चूनी या चोकर, आटा, और जो छानते हैं, छानने के बाद जो छिलका बचता है मोटे दाने का, उसको चूनी बोलते हैं। तो अपने बैलों को तो खली चूनी दी, पर हीरा और मोती को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। यानी झूरी उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारता था, फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, और यहाँ इनका अपमान हो रहा था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। झूरी जब टिटकार का मतलब टिक टिक की आवाज़, बैलों को चलाने की टिटकार, तो जो झूरी था, झूरी की टिटकार से ही दोनों उड़ने लगते थे, यानी काम के लिए तेज चलने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, यानी उनके सम्मान को ठेस तो पहुँची, उसका दुख तो था ही। उस पर मिला सूखा भूसा, और खाने के लिए भी तो उनको सूखा भूसा मिला। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, नांद की तरफ आंखें भी नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। दूसरे दिन खेती करने के लिए गया ने हल में उनको जोत दिया, लेकिन उन्होंने पाँव भी नहीं उठाया। ऐसा लगा कि उन्होंने पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। जब हीरा को ज़्यादा मारा गया ने, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। जब हीरा को मारा तो मोती हल लेकर भाग गया। हल लेकर भागने से हल है, वो रस्सी है, जुआ है, जोत है, सब कुछ टूट टाट करके बराबर हो गया, सबको तोड़ दिया। अगर दोनों बैलों के गले में रस्सियाँ नहीं होती तो दोनों पकड़ में ही नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने चुपचाप मोती को समझाया कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती ने कहा कि तुम्हें तो ये मारने ही वाला था, अब की बड़ी मार पड़ेगी, और अब आगे तो इसे ज़्यादा मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे। तो हीरा ने कहा कि बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी पड़ेगी, कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। अब उन दोनों बैलों के पीछे गया लाठियां लेकर के दो आदमियों के साथ भागा आ रहा था। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। हीरा सहनशील था, उसने मोती को समझाया कि भागना नहीं, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने कहा, अगर वो मुझे मारेंगे तो एक दो को मैं भी गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है।
अब देखो प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से समझाया कि मनुष्य का धर्म होता है, ऐसे ही पशुओं का भी अपना धर्म है, तो उन्हें गिराना हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमें उनका काम करना चाहिए, मालिक का काम करना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। अब मोती के दिल में गुस्सा था पर वो संकुचित होकर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ करके ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी उलट पड़ता। अच्छा ये रहा कि उस गैया ने उन बैलों को उस वक्त मारपीट नहीं किया। अगर वो मारता तो मोती को भी गुस्सा आया हुआ था, वो भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख करके और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत हैं। मसलहत है यानी हितकर हैं। हीरा अब मोती के जब तेवर देखे, मोती गुस्से से युक्त था, तो उन्होंने उस वक्त उन्हें मारना ठीक नहीं समझा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कोई सज्जन का रहवास है यहाँ पर, तभी तो इनको ला करके बैलों को रोटियां दी। बाकी तो इनको सूखा भूसा ही मिल रहा था। यानी लड़की की इन बैलों के प्रति आत्मीयता थी। उन दोनों ने सोचा कि यहाँ भी कोई सज्जन रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। लड़की के साथ में भी घर में व्यवहार सौतेला था, उसके साथ भी मारपीट होती रहती थी, इसलिए लड़की भी दुखी थी और इस लड़की को इन बैलों के साथ में आत्मीयता हो गई, क्योंकि बैलों के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। बरकत का मतलब है लाभ, फायदा। तो प्रेम की ये जो प्रसाद थी, जो बैलों को रोटी के रूप में मिलती थी, तो ये बैल थोड़ा बहुत सूखा भूसा खा कर के भी दुर्बल नहीं हुए, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। उनके प्रत्येक रोम में विद्रोह की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, अब ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। ऐसा मोती ने हीरा से कहा। क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, ऐसा मोती ने कहा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं, उसी की लड़की हैं जो इस घर का मालिक हैं, ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। अब हीरा ने समझाया मोती को कि ये जो लड़की हमें रोटियां खिलाती हैं, जब इसके मालिक को मार दोगे, सींगों पर उठाकर जब आप इसको फेंक दोगे, तो ये बेचारी लड़की अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती हैं। अब मोती ने वापस कहा कि तो इसकी जो मालकिन है उसको ही मार दूं, ये ज़्यादा लड़की को मारती हैं, लड़की के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। तो हीरा ने वापस जवाब दिया, औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। यहाँ देखो, प्रेमचंद जी के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को यहाँ प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से अमानवीय कहा है। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में भी स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। तो हीरा ने कहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलना ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। तो मोती ने कहा कि तुम तो तर्क वितर्क करते रहते हो, किसी तरह हमें निकलने ही नहीं देते हो, तो क्या हम तुड़ाकर यहाँ से भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे?
इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती हैं। मोती ने कहा कि रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं, फिर एक ही झटके में ये चली जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। रस्सी ज़्यादा बड़ी थी, उनके मुंह में पकड़ में ही नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नात डाल दी जाए। लड़की ने उन्हें कहा कि आज घर में सलाह हो रही थी कि आपकी नाकों में नात डाल दी जाएगी। नाक में नात डाल करके रस्सी डालने के बाद में फिर रस्सी तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए लड़की ने ये बात बैलों से कही और उसने कहा कि मैं आपको खोल देती हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ। उसने गराम खोल दिया, यानी वो जो रस्सी थी बैलों के गले में लटकी हुई वो खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती ने हीरा से पूछा कि अब रुके हुए क्यों, चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। हम चल तो देंगे, लेकिन इस लड़की पर आफत आ जाएगी, इसी पर लोग शक करेंगे, इसे मार डालेंगे। इसलिए हीरा ने कहा, हम कैसे चल सकते हैं, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूंपा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इतने में हीरा और मोती वहाँ से भाग गए और लड़की जोर जोर से चिल्लाई कि फूंपा वाले बैल दोनों भाग रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। तब तक दोनों मित्र भागे, उनको भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ही नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। यानी वो जब भागे तो रास्ता भूल गए। नए रास्ते नए गांव में चले गए तो उन दोनों ने विचार किया कि अब हम क्या करें। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा, हम ऐसा लग रहा है कि रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, बेतहाशा का मतलब वेगपूर्वक, तुम भी तेजी से भागे, वहीं उसे मार गिराना था। यानी गैया को हम वहीं मार गिराते, ऐसे फालतू में ही दौड़े। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ बैलों के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, यानी वो देख लेते थे कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता तो नहीं है, ऐसे बार बार देख रहे थे और खेत में खड़ी मटर चरने लगे। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। जब दोनों का पेट भर गया तो वो मस्त होकर के वहीं उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे, ऐसे मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। दोनों ठेलम ठेल कर रहे थे तो मोती ने हीरा को पीछे धकेलते हुए खाई तक धकेल दिया, तो हीरा खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। कुछ ज़्यादा ही ठेलम ठेल होने लगी तो मोती ने सोचा ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा, तो वो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। अब कोई दौड़ता हुआ सांड दूर से आ रहा था, तो उन दोनों में से एक ने कहा कि ये क्या, कोई सांड आ रहा है। हाँ ये तो सांड ही है, सामने ही आ पहुंचा।
दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है। अब वो सोचने लगे कि अब क्या करें, सांड तो बहुत मोटा है, हाथी जितना है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, उसे भिड़ना तो जान गंवाने के बराबर है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। नहीं भिड़ेंगे, भाग जाएंगे कायर बन करके, तो भी जान बचती नज़र नहीं आती। यहाँ प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हमें अत्याचार का डट करके मुकाबला करना चाहिए, पीठ दिखा करके भागना नहीं है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत हैं, कितना भयंकर है ये, हमारी तरफ ही आ रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, ये हमारी इच्छा प्रार्थना को नहीं सुनेगा, हमारी अभिलाषा को नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चलें, यहाँ से भाग चलें। भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। अब हीरा ने कहा भागना कायरता है, तो मोती ने कहा कि तुम यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, यानी मैं तो यहाँ से भागता हूँ। और जो दौड़ाएं, अगर नहीं भागेंगे, हमें दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, यानी मैं आगे से खदेड़ता हूँ, तुम पीछे से खदेड़ो, रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जब मेरी ओर झपटे तो तुम पास में से पेट के पास से उसके पेट में, यानी साइड से पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, जान खतरे में है, पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियां पर लेकर लपके, यानी प्राणों की परवाह न करते हुए दोनों सांड की ओर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। अब सांड भी संगठित लोगों से, संगठित शत्रुओं से लड़ने का उसे अनुभव नहीं था। वह तो एक ही शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, यानी एक ही शत्रु से कुश्ती करने का अभ्यस्त था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, दोनों ही कुशल थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। जब सांड बेदम का मतलब है जब वो घायल होकर के दुर्बल होकर गिर पड़ा, तब तक उसका पीछा किया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, जो बचा हुआ है उसको भी इसको मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। अब यहाँ ये संदेश है कि जो शत्रु के पास में शस्त्र नहीं है, जब वो हाथ ऊपर कर देता है या घायल हो जाता है, तो ऐसे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग हैं, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठें। मोती ने कहा कि यह सब ढोंग हैं, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि वापस उठे ही नहीं। अब घर कैसे पहुँचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। हीरा ने कहा घर कैसे पहुँचे ये सोचो, तो मोती ने कहा पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को ऐसा घेर लिया कि हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, यानी एक साथी जब फंस गया तो दूसरा भी वापस आ गया। मोती सींचे हुए खेत में था, पानी था, कीचड़ था, उसके पैर धंसने लगे, वो आसानी से पकड़ लिया गया। तो हीरा ने देखा
कि मेरा संगी जो मेरा मित्र हैं वो संकट में है, और संकट काल में जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। तो मित्र को संकट में देकर वो भी वापस लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवारों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। प्रातः के समय दोनों मित्र कांजी हौस यानी मवेशी खाना, यानी वह स्थान जहाँ पर दूसरों के खेत खाने वाले जो आवारा जो पशु हैं उनको बंद कर दिया जाता है, वहाँ पर उनको दंडित किया जाता है या फिर नीलाम करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे मवेशी खाने में उनको बंद कर दिया गया। धन्यवाद।